पिछली वीडियो में हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस का एक सेट इस्तेमाल करते हुए क्लिफ से गिरती हुई कार की एक पूरा पाथ हमने ड्रॉ किया था, और वो इक्वेशन जो थी वो थी x एज द फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था 10 प्लस, अगर मुझे सही से याद है तो मैं लिख देता हूं, तो मैंने क्या कहा था 10 प्लस 5t, जी हाँ यही था, और y जो था y एज अ फंक्शन ऑफ t जिसमें t पैरामीटर था 50 प्लस माइनस 5t स्क्वायर्ड। ये हमारे पास दो इक्वेशंस थी, और इसका ग्राफ भी अगर आपको याद हो मैं दोबारा बना देता हूं, इसमें कोई मजायका नहीं है। y एक्सिस x एक्सिस और पाथ जो हमारा था, ये दोनों के डायरेक्शंस आ गए इसकी। तो जब t इज इक्वल टू 0 था तो हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो 10 थी, y की वैल्यू 50 थी, इसको हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया था। ये t इज इक्वल टू 0 पर था, फिर उसके बाद हम जब t इज इक्वल टू 1 पर गए थे, पिछली वीडियो में अगर आपको समझ में ना आए तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा। ये t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 3, और फिर इस तरीके से हमारे पास नीचे की जानिब खुलता हुआ एक पैराबोला का पार्ट हिस्सा हमारे सामने आया था कर्व की शक्ल में, और हमें पता चल गया था कि डायरेक्शन t जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम किस तरह से इस कर्व पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, यानी ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है इसमें हम t की वैल्यू -1 भी रख सकते हैं, हम पर कोई कैद नहीं है। तो अगर हम माइनस रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और ये t स्क्वायर जो है ये इसमें से हमारे पास ये एक बार फिर जो है ये कुछ इस तरह से ये -1 -2 और ये -3, यानी कि ये सेंटर सिमेट्रिक पैराबोला हमारे पास बन गया। ये बिल्कुल एक सिमेट्रिक वाली चीज बन गई हमारे सामने। इसको मैं अलग से रंग में दिखाऊं तो ये दूसरा जो इसका पार्ट है वो कुछ इस तरीके से होगा, और आप देखिए कि ये x हम यहां से इंक्रीज करेंगे, यानी कि डायरेक्शन तो वही है, हम नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं -2, -1, 0, 1, 2 और 3, ये सब के सब हमें ये मिल रहे हैं इन दोनों की दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस के जरिए। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होगा? नहीं, जरूरी नहीं है कि हर तरह के हालात में ये पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो दुरुस्त साबित हो, क्योंकि यहां तो हम क्लिफ पर थे, जब हम 50 नीचे गिरे थे तो यहां पर क्लिफ नहीं था, हमने ग्राउंड पे टकरा गए, और हम मालूम कर सकते हैं कि ग्राउंड पे टकराने का हमें कितना टाइम लगा होगा या लगना चाहिए। तो अब अगर कार की हम बात करें इस एग्जाम्पल में, जब हमने पिछली वीडियो में थोड़ा सा इस पर बात की, तो 0 से लेकर टाइम की वैल्यू 0 से लेकर कितना इसको वक्त लगना चाहिए, क्योंकि जब जमीन से टकरा जाएगी तो मजीद नहीं गिरेगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमको ये जो y कोऑर्डिनेट अगर पूरा का पूरा 0 हो जाए तो हमें पता चल जाएगा टाइम कितना है। तो मेरे ख्याल में इसको कर ही देता हूं। तो 0 इज इक्वल टू 50 माइनस 5t स्क्वायर्ड, क्योंकि y कोऑर्डिनेट बिल्कुल 0 हो गया, जमीन से टकरा चुकी है कार। मैं दोनों साइड्स को पे जो है 5t स्क्वायर्ड ऐड करूंगा तो ये जाएगा 5t स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 50t स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10। ये गलती से लिख गए, ये अभी सही करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ओ ये 3 लिखा हुआ है, ये गलत है, ये रवा रवी में कह गए, लिख गए। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 के बराबर, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग या 3.1 कुछ इस तरह से होगा ये, यानी कि 3 सेकंड से कुछ ज्यादा वक्त लगेगा। मैं इसको कह सकता हूँ 3.1 और कुछ, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, मैं अभी कैलकुलेटर निकालना नहीं चाहता। तो कहने का मतलब है कि ये कि 10 जब हमारे पास t की वैल्यू या तो स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 10 के बराबर हो, तो ये जो है y की वैल्यू 0 हो जाएगी इस फंक्शन की सूरत में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि अगर हम उल्टे चलेंगे तो पीछे तो क्लिफ मौजूद है, यानी कि यहां पर हमने पिछली एग्जांपल में जो पिछली वीडियो में देखा था, यहां पर तो हमारे पास क्लिफ है, एक पूरा सतह मुर्तफा प्लेटो मौजूद है या प्लेटो मौजूद है। तो डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम t को 0 से कम नहीं ले सकते और स्क्वायर रूट ऑफ 10 से ज्यादा नहीं ले सकते। वजह क्या है? वजह यह है कि जो हमें प्रॉब्लम में जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं या जो बातें बताई गई हैं उसके मुताबिक ये इनवैलिड
हो जाएगा ये जो पाथ है, अगरचे मैथमेटिकली वैलिड रहेगा, यानी अगर हम ये पाबंदी हटा दें तो ये मैथमेटिकली सब कुछ वैलिड रहेगा, लेकिन क्योंकि पिछली वीडियो में क्लिफ वाली एग्जांपल में हमने ये पूरा इसको कहा था कि ये क्लिफ के ऊपर है, अगर क्लिफ के ऊपर ना होता तो पूरा का पूरा ये पैराबोला का पाथ डिस्क्राइब होता, और इसको हम यूं कहिए कि x को हम इन टर्म्स ऑफ y और इन टर्म्स ऑफ y को इन टर्म्स ऑफ x हम क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब मैं उसी चीज की एक कोशिश करने जा रहा हूं। तो मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू 10 5t और y इज इक्वल टू 50 माइनस 5t स्क्वायर्ड। अब मेरे पास t तो पैरामीटर मौजूद है, लेकिन मैं एक ऐसी इक्वेशन चाहता हूं जिसमें ये t मौजूद ना हो, बल्कि x और y को आपस में रिलेट किया गया, यानी कि x को या तो इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस किया गया या y को इन टर्म्स ऑफ x जाहिर किया गया हो। तो अब अगर मैं ये देखूं तो मेरे लिए t की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से निकालने की x वाली इक्वेशन से निकालना ज्यादा आसान है, क्योंकि नीचे वाली इक्वेशन में t स्क्वायर्ड इन्वॉल्व है। तो अगर मैं इसको दोबारा से तरतीब दूं तो ये x माइनस 10 इज इक्वल टू 5t, और जब मैं दोनों साइड्स को 5 से तकसीम करूंगा तो ये x ओवर 5 माइनस 2, 10 के 2 से तकसीम करेंगे तो 10 को 5 से तकसीम करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये t मेरे पास हो जाएगा x ओवर 5 माइनस 2, और इसको मैं यहां y वाली इक्वेशन में रख दूंगा। याद रखिए, अगर हम एक इक्वेशन से t की वैल्यू मालूम करेंगे तो उसे हम दूसरी इक्वेशन में ही रखेंगे, ये नहीं होगा कि उसी में वापस रख दी। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x ओवर 5 माइनस 2 स्क्वेयर्ड का याद रखिएगा। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मैं रंग तब्दील कर लूं तो ये 50 माइनस 5x स्क्वेयर्ड ओवर 25 माइनस 2ax यानी कि 4 ओवर 5x प्लस 4, ये आपको a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला याद होगा। तो ये y है, y इज इक्वल टू 50 माइनस 5 और ये डिनोमिनेटर में 25 है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर्ड माइनस x स्क्वायर्ड ओवर 5, क्योंकि माइनस अंदर आ गया। अब ये माइनस माइनस से साथ आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, क्योंकि डिनोमिनेटर का 5 और न्यूमरेटर का 5 आपस में कट कैंसिल आउट हो गया, और 5 चौक 20, तो ये 50 और ये 20, 50 में से 20 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 30 बचेगा। तो ये y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4x प्लस 30, और ये हमारा काम पूरा हो गया। हमने इन दोनों की दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस को जो कि t पर डिपेंड कर रही थी, हमने इनको एक दूसरे का डिपेंडेंट बना दिया, हमारा काम तो हो गया। और देख लीजिए यहां पर t मौजूद नहीं है, हम इसकी मदद से ग्राफ बना सकते हैं, वैसा ही पाथ बनेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे हमारा काम पूरा हो गया? नहीं, इससे हमारा काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इससे हमें शेप तो पता चल जाएगी कि वो ग्राफ जो है उसकी शेप क्या होगी। ये जाहिर बात है, ये पैराबोला को डिस्क्राइब कर रही है, एक डाउनवर्ड नीचे की तरफ से खुला हुआ पैराबोला है। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसमें टी कहीं पर भी नहीं है, यानी कि टी के बारे में, यानी कि टी में तब्दीली के साथ साथ इसका पाथ क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का या इसका ग्राफ का पाथ क्या होगा वो हमें नहीं पता चल रहा। हमें ओवरऑल शेप पता चल रही, यानी हमारी इंफॉर्मेशन जाया हो गई जो हमारे पास इस पूरे पाथ को और इसकी डायरेक्शन को भी डिफाइन करती है। लिहाजा डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है इस दूसरी इक्वेशन की सूरत में, यहां पर टाइम का सवाल ही पैदा नहीं होता, टी का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी हमने कन्वर्जन तो कर ली, लेकिन हम अगर हमसे कहा जाए 5 सेकंड बाद क्या होगा, हमें पता ही नहीं, क्योंकि यहां पर हमारे पास टी का कोई वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता, मौजूद ही नहीं है। तो ये तो सिर्फ y और x को कोऑर्डिनेट्स को आपस में रिलेट कर रही हैं। हम यहां हो सकते हैं, हम यहां हो सकते हैं, y की और x की मुख्तलिफ वैल्यू के लिए हम यहां पर हो सकते हैं, हम कहीं पर भी हो सकते हैं। लेकिन हमें यह नहीं पता चलेगा कि वक्त गुजरने के साथ साथ इस पाथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और कर्व की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये जो चीज है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन को हम ले तो आए कन्वर्ट करके, लेकिन हम इसको वापस उस तरफ टी की पोजीशन में नहीं ले जा सकते, क्योंकि अब जो इंफॉर्मेशन पहले तरह शक्ल में थी पैरामीट्रिक इक्वेशन में वो सब जाया हो गई। अगली वीडियो में